हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए टफ 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, टफ 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस हमने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और आपके एनटीपीसी जिसकी अभी वैकेंसी भी आ चुकी है, रेलवे एनटीपीसी और पीएससी एग्जाम्स के लेवल के उठाए हुए हैं। टफ क्वेश्चंस हैं और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस की तैयारी आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत टफ लेवल के हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं। चाहिए 50 क्वेश्चंस हैं। कितने मार्क्स आपके बनते हैं ये आप हमें एंड में बताएंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर आप साथ साथ करते चलेंगे। साथ ही साथ मैं थोड़ी बहुत डिटेल भी करता चलूँगा ताकि आपको उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पता चल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस बेल वाली घंटी को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी ऐप के बारे में बता दूं कि अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं और आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, तो वो आपके पास आएंगे अनअकैडमी प्लस कोर्स के थ्रू। यहाँ पर आपको कुछ पे करना होता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुल के आएगा वो ये पेज आपको दिखाएगा। यहाँ से आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट पढ़ाई वहाँ पे आपको करवाई जाएगी। उसके लिए कुछ आपको फ़ी लगेगा और अगर उस फी में आप कंसेशन चाहते हैं तो आप हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं। आपको 10% का ऑफ हमारा ये कोड दिलवा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे अगर लग रहे हैं, तो जब नेक्स्ट लेवल कोड डाल के आप अप्लाई करते हैं तो जब यहाँ पे कोड अप्लाई होता है तो आपको 10% यानी कि सिर्फ 900 रुपये लगेंगे, 10% का ऑफ आपको मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? राजतंत्र के बारे में ऑप्शन है धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में ही इसके बारे में ये सब चीज लिखा हुआ है। राजतंत्र के बारे में अर्थशास्त्र लिखा किसने था? तो ये लिखा था चाणक्य ने। उनका और भी दो नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने ही मौर्य वंश को शुरू करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि श्रीलंका के बारे में मध्यस्थता के लिए कौन सा देश आगे आया है? श्रीलंका के बारे में मध्यस्थता के लिए स्वीडन, नॉर्वे, भारत और ऑस्ट्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच में जो युद्ध हुआ था तो उसमें मध्यस्थता का काम किया था भारत, जिसके कारण राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। आपको पता ही है, राजीव गांधी एक बम विस्फोट में मारे गए थे, तो लिट्टे के आतंकवादियों ने ही उन्हें मारा था। इसकी घोषणा भी हुई थी। तो 23 जुलाई 1983 में ही ये गृह युद्ध शुरू हो गया था और श्रीलंका सरकार और अलग गुटवादी पक्ष एक है लिट्टे, इसके बीच में ये लड़ा जा रहा था। तो भारत इसमें सामने आया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा द्वारा आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद, या राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि राज्य विधानसभा द्वारा आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद, क्योंकि विधान परिषद जो होता है वो विधानसभा के अंडर ही आता है, वो विधानसभा के अंडर आता है। और अगर विधानसभा इसे कह देता है बंद करने के लिए तो संसद इसका निर्णय ले सकती है। राज्यसभा खुद से भी ये निर्णय नहीं ले सकता है, ये निर्णय संसद को लेना होता है। तो इसीलिए सिर्फ डायरेक्ट संसद हम आंसर नहीं कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो विधानसभा है तो इसका कार्यकाल, विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, विधान परिषद की नहीं, विधानसभा। तो विधानसभा का जो कार्यकाल है यह 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। और अभी तक कुल 7 राज्य हैं जहां पर विधानसभा है। 7 राज्य कौन से हैं? वो हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद है बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। ये सब आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे विधान परिषद है और राजस्थान और असम को विधान परिषद के लिए भी मंजूरी मिल गई है। आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है। और अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान का निर्माण सबसे पहले जो है करने वाला देश था यूके, और सबसे छोटा अगर हम बात करें संविधान की तो वो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। और अमेरिका सबसे पहला देश है
संविधान निर्माण करने वाला। आगे देखेंगे, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब आपको पता होना चाहिए कि जो धन विधेयक होता है ये हमारे 110 नंबर अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 10 में है। और कोई भी धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वो भी लोकसभा स्पीकर के सामने ही, और वही इस बात को बताते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था। ऑप्शन है पलास के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद या सिपाहियों के गदर के बाद। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पलासी की युद्ध के बाद। पलासी के युद्ध के बाद ऐसा हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। और यहाँ पे ऑप्शन में जो है पानीपत का युद्ध, तो पानीपत के 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 में, और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था मराठा और अफगानों के बीच में 1761 ईस्वी में। मैसूर का जो लड़ाई है, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 4 लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं 1767, 1780, 1790 और 1799 में। पहले 2 लड़ाइयाँ अंग्रेज और हैदर अली के बीच में लड़ी गई थी, और दूसरी और आखिरी 2 लड़ाइयाँ जो हैं ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। और सिपाहियों का गदर विद्रोह जो है वो 1857 ये इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। ऑप्शन 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन या 44वां संशोधन। तो सही आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्यों? और आपको पता होना चाहिए कि पहले ये संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हुआ था, उसके तहत इसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300 क में डाल दिया गया, 300 क में डाल दिया गया। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझा दे रहा हूं कि अगर कुछ भी संविधान में जोड़ने की बात की जाए तो आप वो 42वां संविधान संशोधन टिक कर सकते हैं, और अगर कुछ भी हटाने की बात करी जाए तो 44वां संविधान संशोधन देखेंगे आप। ये बहुत चीजें इन दोनों में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, CO हम इसे लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें ये निकलता क्यों है? जब भी फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलता है तो वो निकलता है क्या? वो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं के रूप में निकलता है। और ये बहुत ही खतरनाक गैस है। अगर ये आपके सांस के द्वारा आपके खून में पहुंच गया तो आपकी मौत तक हो सकती है इस गैस से। तो बहुत ही खतरनाक। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, तो इसीलिए CNG गैसेज की हम लोग जब अब गाड़ी चला रहे हैं तो CNG यूज करने की सलाह ज़्यादा दी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम ओजोन गैस यहाँ पे एक है, तो ओजोन गैस O3 है जो कि हमारे सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोकता है, और बाकी यही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है। ऑप्शन है आपके सामने योजना आयोग, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद तथा राज्य विधानसभा। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। जो पंचवर्षीय योजना होते हैं ये बनाता है ये योजना आयोग, जो कि अब समाप्त हो गया। इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, नीति आयोग आ गया है। लेकिन बाद में जब इसे अनुमोदन अंतिम रूप से करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग जो है ये पहली बार आया था 15 मार्च 1950 को, और पहला 5 ईयर प्लान जो चला था पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 के बीच में चला था। और चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। वित्त आयोग, वित्त मंत्री, योजना आयोग या निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, फिनांस कमीशन जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है, और आर्टिकल 280 में इसकी बात कही गई है। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1991 को हुई थी, और यह जो है राज्य और केंद्र के बीच में जो पैसों का बंटवारा होता है, करों का बंटवारा होता है, उसका ये काम करता है। सबसे पहले जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। और अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? ये 14वां वित्त आयोग चल रहा है, जो कि 1 मार्च 2020 तक चलेगा, और इसके अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। और 15वां जो बनेगा जो कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, उसके अध्यक्ष भी घोषित हो गए हैं NK सिंह।
चलिए आगे देखते हैं कि मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है। एक नियत समय पर उसकी उत्पादकता में परिवर्तन, मूल आधार पर कटौती के बाद उसकी आय, उसकी दैनिक आय या आय की क्रय शक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा आय की क्रय शक्ति। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाले सबसे बाद का देश कौन है। यहाँ पे सांसद नहीं सदस्य होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन है। तो सही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सभी का आंसर नहीं ही पता होगा। सही आंसर है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर। यहाँ पे मैं कुछ बता दूं, स्विट्जरलैंड जो है इसकी राजधानी रेकजाविक है। हांगकांग एक देश नहीं है, हांगकांग एक सिटी है। एक ये चाइना का एक सिटी है जो कि एक स्वतंत्र सिटी के तौर पे देखा जाता है, लेकिन ये चाइना का ही पार्ट है। ताइवान इसकी राजधानी ताइपे है और जो पूर्वी तिमोर है इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। केकड़े के कितने पैर होते हैं। केकड़े के कितने पैर होते हैं। 12, 10, 8 या फिर 6। तो इसके होते हैं 8 पैर। साथ साथ आप दोस्तों आंसर करते चलें क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं। तो 50 क्वेश्चन में से अगर मैं आपको आपके समय का आपके आंसर का वेट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बातें हम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था, यानी कि यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी ये आपसे पूछा गया है। 1 अक्टूबर 1926, 1 अप्रैल 1937, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926 को ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। ये यूपीएससी की स्थापना की गई थी। लेकिन जब अगर हम बात करें कि मूल संस्था को कब स्थापित किया गया था तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में अगर हम देखें कि इसके अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष, तो ये हैं अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना। अगर आपसे पूछे डायरेक्ट, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी तो सही आंसर होगा ये वाला। लेकिन अगर ऐसा पूछ रहा है कि मूल संस्था लोक सेवा आयोग, मूल संस्था लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी तो ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसीलिए ध्यान रखेंगे। यूपीएससी 1 अक्टूबर 1926, लेकिन अगर कहा जाए कि इसका लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था तो ये इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है बिक्री कर, उत्पाद कर, आयकर या संपत्ति कर। तो सही आंसर हो जाएगा उत्पाद कर। ये आयकर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा आयकर ले लेती है और बाद में उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बंटवारा करती है। लेकिन उत्पाद कर जो है ये पूरा का पूरा मिल जाता है राज्य सरकार को। आगे देखते हैं। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है। द्वारका, पुरी, मथुरा या फिर गांधीनगर, गुजरात। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर एक ऑप्शन इसमें दे दिया रहता तो बहुत ही ज्यादा आपको मिस्टेक कंफ्यूजन हो जाता। सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अक्षरधाम मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर जो है ये तो दिल्ली में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली से भी पहले गांधीनगर, गुजरात में ये मंदिर स्थित था और इसी के मॉडल के आधार पे ही अक्षरधाम मंदिर को भी बनाया गया है जो कि दिल्ली में है। 2 नवंबर 1992 को इसको बना दिया गया था। वहीं जो दिल्ली में है उसको 2005 में बनाया गया था। ये आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो केवल स्त्रियों में पाई जाती है। थायराइड, पिट्यूटरी, अंडाशय या फिर एडीनाइड। क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गामा किरणों में क्या हो सकता है। गामा किरणों में क्या हो सकता है। जीन म्यूटेशन, छींकना, जलना या फिर ज्वर। तो क्या सही आंसर होगा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो आपके जीन्स को प्रभावित ये कर सकता है। अगर गामा किरण की संपर्क में आप ज्यादा देर तक रहते हैं तो आपको ये हो सकता है। इसकी जो खोज करी थी वो पॉल विलार्ड ने करी थी, पॉल विलार्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा काम गुद्दा नहीं करता है। गुद्दा जो शरीर का गुदा होता है वो ये कौन सा काम नहीं करता है। गुदा यानी कि यहाँ पे गुर्दा की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है आपके सामने कि रक्त पीएच का नियमित, शरीर के उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन और रक्त में परासरणी दाब का नियमन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। ये गुदा है, गुर्दा नहीं गुदा। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। आसान क्वेश्चन है। कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस या फिर जाइलम। तो सही है क्या आंसर हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। जल जाइलम मिलता जुलता है और जो फूड होता है, फूड वो फ्लोएम से जाता है, फूड जाता है फ्लोएम से, जल जाता है जाइलम से। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि भारत में
किस जगह में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है? मोनोजाइट का सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में वाइल्ड एस कहां पाया जाता है? जंगली गधे जिसे हम कहते हैं, घोर घूर, घोर खुर भी इसे कहा जाता है और जंगली गधे भी कहा जाता है। ये कहां पाया जाता है? सुंदरवन, असम के जंगल, कच्छ का रन या फिर कावेरी का डेल्टा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कच्छ के रन में जंगली गधे, इसीलिए ये फेमस ही है। कच्छ का रन जंगली गधों के लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार 2002 में मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से अगर आपको पता है तो बताएं, जिमी कार्टर को मिला था, जिमी कार्टर को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई आपको पता होगा कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, और फिल्म के राइटर कौन थे? सॉरी, राइटर नहीं, निर्देशक एंग ली। एंग ली फिल्म के निर्देशक थे, और यहां पर किताब की बात हो रही है, किताब के लेखक कौन थे? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यान मॉडल। यान मॉडल। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। अगला देखते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कितने महीनों का नाम रोम के सम्राटों के नाम पे रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है 0, 1, 2, 3। तो सही आंसर हो जाएगा 1। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। और इसमें से 4 नाम जो हैं वो वहां के रोम के देवी देवताओं के नाम पे रखे गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में से? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से आते हैं। उसके अलावा जो मुझे नाम याद है, एक और जो लास्ट हमारे बने थे, सबसे लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी, ये भी गुजरात से ही आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, औसत राजस्व का क्या अर्थ है? औसत राजस्व का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके सामने, बेचे हुए वस्तुओं के प्रति इकाई से प्राप्त राजस्व, बेची हुई सभी वस्तुओं से प्राप्त राजस्व, बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व, या सभी वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त हुआ लाभ? तो सही आंसर हो जाएगा बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। चलिए आगे देखते हैं कि सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत के संस्थापक कौन थे? शक संवत के संस्थापक कौन थे? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, और 78 में हुनों के आक्रमण को झेल लेने के बाद, यानी कि उनको हरा देने के बाद, इन्होंने ये शक संवत चालू किया था। 78 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, गांधार चित्रकला का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान, महायान, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय? तो सही आंसर हो जाएगा महायान। सही आंसर हो जाएगा महायान। चलिए आगे देखते हैं, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ऑप्शन है बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा बहाउद्दीन? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास या इस्माइल? तो सही आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा। एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि किस इमारत को या किस बिल्डिंग को दूसरा ताजमहल कहा जाता है, और वो कहां पर है? सेकंड ताजमहल किसे कहा जाता है? सेकंड ताजमहल किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष का तत्कालीन व्यापार और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन सा है? सिंधु घाटी खुदाई में मिले अवशेष जो है उस समय के व्यापार और आर्थिक विकास का द्योतक, यानी कि उसका चिन्ह क्या है? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या फिर मकान? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उत्पाद में विकास की ऊंचाई दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार करना होगा। ये किसमें सुधार करना होगा? के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? ऑप्शन है, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना होगा, विदेशी पूंजी उधार लेना होगा, बचत की दर में वृद्धि करना होगा, या फिर निवेश की दर बढ़ाना और उत्पादन अनुपात को कम करना होगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि निवेश, यानी कि जो बाहर से जो निवेश आता है वो हमें क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, और पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करना होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है?
तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जो इनकम टैक्स होता है वो केंद्र सरकार रख लेती है, केंद्र सरकार अपने पास रखती है। चलिए आगे देखते हैं, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां और नीलगिरी की पहाड़ियां। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। आपको ये पता होना चाहिए कि यूकेलिप्टस जो पेड़ है ये भारत का पेड़ नहीं है, ये अंग्रेज लेके आए थे। और इसके अंदर एक बहुत ही, आप इसका गुण कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, ये पानी को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, पानी को खींच लेता है। अगर आप कहीं पे लगा दो तो ये वृक्ष जो है वहाँ के आसपास के पानी को सोख लेता है। इसलिए अंग्रेज जब भारत में कुछ दलदली क्षेत्र बहुत थे, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे पेड़ लगाए गए थे कि वहाँ से जो दलदली क्षेत्र थे वहाँ पे ये पेड़ लगा दिए जाते थे और बहुत ही जल्दी उस दलदली क्षेत्र को ये सुखा देता था। तो इसीलिए यूकेलिप्टस के पेड़ वहाँ से लाए गए थे और आज भारत में बहुत ज़्यादा ये लगे हुए हैं। और इसी कारण से बहुत जगहों पे यूकेलिप्टस के पेड़ पे बैन भी लगा दिया गया है कि ये नहीं लगाना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंदपुर साहिब, मुंबई, बेंगलोर या फिर दिल्ली? तो सही आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब। वहीं कुछ और चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि भारत का पहला सोलर पावर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है गुवाहाटी। और विश्व का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह है कोच्चि, कोच्चि। ये विश्व का पहला सोलर पावर एयरपोर्ट है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा शहर है जो दिन के समय में पूरी तरह से 100% सौर ऊर्जा पे चलता है? तो वो है दीव, दमन दीव, आपने सुना होगा, तो दीव है वो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया था? फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया था? कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए, कोलकाता को पीने का पानी के लिए, या बांग्लादेश के लिए पानी की दिशा बदलने के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के लिए पानी की दिशा बदलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं ये फरक्का बांध के बारे में। ये वेस्ट बंगाल में है और ये गंगा नदी पे बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराबूर, चितरंजन, मुंबई या फिर कोलकाता? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पेराबूर। कहाँ पे है? पेराबूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आगे देखते हैं, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? किसमें है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? असम, मेघालय, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो सही आंसर हो जाएगा असम, असम में सबसे ज्यादा चाय के बागान है। वहीं अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो जिला में आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। तो जिला में क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। चलिए आगे देखते हैं कि शीशे के संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, KNO3, KNO3। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर सोडियम क्लोराइड? इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला कौन सा पदार्थ है? तो सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। चलिए आगे देखते हैं कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि क्या है? कम तापमान उच्च दाब, उच्च तापमान कम दाब, कम तापमान कम दाब या फिर उच्च तापमान और उच्च दाब? क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा कि उच्च तापमान और कम दाब। उच्च तापमान और कम दाब पे हम किसी भी गैस को द्रव में बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1948, 1938, 1934 या 1930? तो सही आंसर हो जाएगा 1930 में। कहाँ? 1930 में। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेल जो अभी वर्तमान में हुए हैं वो 2018 में कहाँ पे हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए। और अगला यानी कि 2022 में जो होगा वो यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में होगा। चलिए आगे देखते हैं कि 17वें कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड निम्न में से किस महिला तैराक ने बनाया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पैट्रिया थॉमस, पैट्रिया थॉमस। तैराकी में इन्होंने बनाया था, ये आपको बताना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? सही आंसर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल। इन्हीं के नाम पे डीजल भी, इन्होंने डीजल के लिए भी आविष्कार किया था, तो डीजल इन्हीं के नाम पे भी रखा गया था। ये कार्ल बेंज जो है इन्होंने कार का आविष्कार किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, किसी नक्शे पर निश्चित समय पर समान बिंदु को जोड़ने वाला रेखा क्या कहलाता है? आइसोहाइट, आइसोबार, आइसो
इस्थमस, आइसोथर्मस या फिर आइसोथर्म। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आइसो, क्या होगा जल्दी बताएं? सही आंसर हो जाएगा आइसोथर्म। क्या हो जाएगा? आइसोथर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन 2000 में मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भारत ने कुल जीते थे 72 स्वर्ण पदक। कितने जीते थे? 72 स्वर्ण पदक। अभी अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल पदक जीतने के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे कनाडा है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में भंडारों और शेयर का आर्थिक मूल्य, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य, या किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित उपभोक्ता पदार्थों का आर्थिक मूल्य। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य। और हम अपना आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आज का कि निम्न में से किसी अनुसूची में शामिल अनुसूचित बैंक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बैंकिंग नियमन अधिनियम की दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची, यानी कि शेड्यूल 2 में जो लिस्टेड बैंक्स होते हैं उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, अनुसूचित बैंक कहते हैं। दोस्तों यहीं पे समाप्त हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, टफ लगा होगा और मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये वाली